Okay, so guys, we are starting the next lecture of this, this history session. I mean, this chapter, the rise of nationalism in Europe. So let us start with the second part that starts from the age of revolutions. So I'll read it line by line and I'll explain you line by line, maybe in Hindi or maybe in English. Okay. So as conservative regimes try to consolidate their power, so what is happening here? जो conservative regimes थे, मतलब जो conservatives people ने, मतलब जो government अभी form हुई है उसमें जो conservative thoughts, मतलब जो people है conservative जो reforms निकाले, regimes निकाले, उन्होंने क्या किया? लिबरल और नेशनलिस्ट लोगों की जो पावर थी वो बहुत रिप्रेस करने की कोशिश की है. लाइक दे ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर. बट यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब ये एज ऑफ रिवॉल्यूशंस में 1830 से 1848 तक बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है, मतलब रिवॉल्यूशंस हुए हैं. सो सी यू कैन आई रीड. Liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution, and in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire. So क्या हो रहा है यहाँ? बेसिकली लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म जो है वो दोनों जो आइडियाज़ है वो बहुत मतलब टुगेदर मतलब मिलके वो एक रिवॉल्यूशन कर रहे हैं यूरोप में पूरा, राइट. सो ये जो यूरोप में हो रहा है, यूरोप से और मतलब ज़्यादा जगह पे कौन से हो रहे हैं? इटालियन जर्मन स्टेट्स और ओटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस, फिर आयरलैंड एंड पोलैंड. अब जो रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, मतलब who are leading these revolutions? So these revolutions were led by the liberal nationalists obviously. अब ये लिबरल नेशनलिस्ट मतलब क्या, मतलब कौन से लोग? तो उसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उनमें आते थे एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट अमॉन्ग हुम वर प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स एंड क्लर्क्स एंड मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस. मतलब पहले हम हमने देखा कि लिबरल जो लोग थे, लिबरल की लिबरलिज्म को लिबरलिज्म की जो आइडिया निकाली थी किसने? एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने, राइट. और उनमें कौन आते थे? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट, मर्चेंट्स एंड दोज पीपल. और इसमें क्या कौन आ रहे थे लिबरल नेशनलिस्ट में? प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स और मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास. मतलब मिडिल क्लास का जो रोल है ना इस सब रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा पहले से होता आ रहा है. तो हम मिडिल क्लास की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है यार, ध्यान रखना. ओके. सो जो जुलाई 1813 में फ्रांस में जो हुआ उससे पूरे यूरोप में तहलका मच गया. मतलब जुलाई 1830, ये डेट ना तुम याद रखना क्योंकि उससे ना एज ऑफ रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग होती है. मतलब सुनो, जैसे हम देखते आ रहे हैं अब कि हमेशा फ्रांस कुछ तो करता है और फिर उसको फॉलो करके सब यूरोप हो जाता है. तो वो मेटरनिच ने क्या बोला था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. ये कौन बोला था? ड्यूक मेटरनिच कौन है? ऑस्ट्रियन कैंसलर. किसका? ऑस्ट्रियन कैंसलर. बट हु? आई मीन या ऑस्ट्रियन कैंसलर. पर उसने क्या किया? और ही होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना, राइट. सो ड्यूक मेटरनिच ने क्या बोला कि जब फ्रांस को खांसी होती है, खांसी होती है या छिकता है तो पूरा यूरोप को ही सर्दी हो जाती है. ओके, मूविंग ऑन. सो आई एम बैक विथ सम मेकअप एंड सम ब्रेक. ओके. सो जुलाई 1813 में पहला रिवॉल्यूशन हुआ कहाँ पे? फ्रांस पे. और जो उसमें क्या हुआ था, बॉर्बन जो किंग्स थे ना, बॉर्बन डायनेस्टी के जो किंग्स थे, हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन. मतलब पहले कैसा था कि मोनार्क थी, वो बॉर्बन डायनेस्टी थी फ्रांस में. फिर नेपोलियन आया, उसने मोनार्की को जब वो नेपोलियन आया ऑब्वियसली बॉर्बन डायनेस्टी को तो हटा दिया गया था. और नेपोलियन की जो डिफीट हुई और ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी 1815 में, तब क्या हुआ था? तब ऐसा हुआ था कि बॉर्बन जो डायनेस्टी थी वो रिस्टोर टू पावर हो गई थी. आई मीन बॉर्बन डायनेस्टी तो फिर से आ गई थी फ्रांस में, राइट. सो अब भी क्या हुआ है? The Bourbon dynasty kings who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. मतलब क्या हो रहा है अभी कि जो बॉर्बन डायनेस्टी को
मोनार्की को जब रिस्टोर्ड पावर कर दिया था ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा, अब उसे फिर से ओवरथ्रोन कर दिया गया था। किस कारण से? लिबरल नेशनलिस्ट की रिवॉल्यूशन से। फ्रांस में हुई थी ना, 1 अप्रैल जुलाई 1830। ये रहा, याद रखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही पड़ेगा तुम्हें, नो ऑप्शन, नो। ओके, सो ये लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने इसको ओवरथ्रोन कर दिया और क्या हुआ फिर? मोनार्की चली गई। तो आया क्या? डेमोक्रेसी? नहीं, मतलब हाँ, पर काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन को सब सुनेंगे विथ लुइस फिलिपी एट इट्स हेड, मतलब लुइस फिलिपी उसका हेड बन गया। ओके ओके, तो अब क्या हुआ है, वो मेटरनिच वाली बात हमने कर दी। तो जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसेल्स which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. Okay, so ये जुलाई रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ, फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी चली गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। तो ये क्या हुई? एक जीत हुई, किसकी? लिबरल रिवॉल्यूशनरीज की, राइट। तो इससे क्या हो गया, फ्रांस की जो जीत हुई, राइट, फ्रांस की जीत पूरे यूरोप में फैल गई। और फिर ये अपराइजिंग मतलब इट इंस्पायर्ड अदर स्टेट्स और अदर कंट्रीज टू टेक सम रिवॉल्यूशन। सो इसका और इफेक्ट क्या हुआ था कि बेल्जियम में, हमने सिविक्स में पढ़ा है, बेल्जियम का बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। तो ब्रुसेल्स को क्या हो गया, बेल्जियम में जो ब्रुसेल्स है, हाँ ओके, ब्रुसेल्स में एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसकी वजह से बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा हुआ है, राइट। हमने सिविक्स में पढ़ा है हमने कि बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा हुआ है। और ये जो ब्रसेल्स में जो